नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान पर, जहां इस वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 विज्ञान में आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 पर। इसकी पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 और 2 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकता है और उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, जहां हम विज्ञान में देखेंगे अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार जो होता है वो स्वस्थ शरीर का एक आधार होता है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड के जितने भी प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं सभी प्रश्न के हम उत्तर देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें जिससे आपके कुछ भी क्वेश्चन छूटें। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आहार। प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है, इनमें किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो हम लिखेंगे नंबर 1 और 5। नंबर 1 में क्या है बच्चों, हमारे पास फल है और नंबर 5 पर है दूध। तो ये दोनों हमें आहार में शामिल होने के लिए सही है। तो ऑप्शन ए पर हम जो है टिक करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 2 पर है, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिसमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। यदि विटामिन सी निकाल देंगे तो क्या होगा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 3 पर है, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर हम लिखेंगे शरीर से पसीने और मूत्र का विसर्जन कम होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। शरीर से पसीने और मूत्र का विसर्जन कम होगा। नंबर 4 पर है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। इसमें निष्कर्ष निकल कर आता है कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। ऑप्शन डी जो है यही आपका सही उत्तर है, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। नंबर 5 पर है, संजू बिस्किट नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे कब्ज से शिकायत के बदलाव के लिए उसे आहारी रेशे रुक्षांश युक्त आहार लेना चाहिए। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अब नंबर 6 पर है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं। उत्तर में हम लिखेंगे प्रोटीन के लिए। किसके लिए अच्छे स्रोत होते हैं मशरूम, प्रोटीन के लिए एक अच्छे स्रोत हैं। नंबर 7 है, गुजरात के कच्छ में छोटे रण में रहने वाली अग्रिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। उनकी पारंपरिक प्रथा क्या है, नमक की खेती। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, नमक की खेती। अब इसके बाद है नंबर 8 पर, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अनावश्यक तत्व। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा, अनावश्यक तत्व कहते हैं। नंबर 2 पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, नंबर 1 पर रिक्त स्थान है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हुए हमें किससे बचाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। नंबर 2, अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन के स्रोत है। कौन सी विटामिन के स्रोत है, विटामिन बी और आई के स्रोत हैं। अब इसके बाद है नंबर 3, जंक फूड अस्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और की मात्रा अधिक होती है। शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है। नंबर 4 पर है, उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। उचित मात्रा में कौन पोषक तत्व प्रदान करता है, तो संतुलित आहार जो है उचित मात्रा में अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। नंबर 5,
मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु का उपयोग किया जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे तनु यानी आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नंबर 6 पर है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन बनता है। कौन सा विटामिन बनता है? डी, विटामिन डी बनता है। नंबर 7 पर है, गर्दन के अगले भाग में सूरज रोग का लक्षण है। उत्तर में हम लिखेंगे घेंगा। गर्दन के अगले भाग में सूजन का कौन सा लक्षण होता है? घेंगा होता है। नंबर 8 पर, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके के स्थान से तय की गई दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे उत्पादक और उपभोक्ता। अब इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन्हें अपने विचारों में व्यक्त करें। उत्तर हम लिखेंगे पहले भोजन चूल्हे पर सामान्य बर्तनों में पकाया जाता था। पीसने का कार्य हाथ की चक्की एवं सिलबट्टे से होता था, परंतु अब भोजन गैस के चूल्हों पर प्रेशर कुकर में पकाया जाता है तथा पीसने का कार्य इलेक्ट्रिक ग्राइंडर द्वारा किया जाता है, ग्राइंडर द्वारा होता है। अब नंबर 4 पर हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी? उत्तर में हम लिखेंगे रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होने पर डॉक्टर ने उन्हें आहारी रेशो रुक्षांश युक्त आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें आदि लेने की सलाह दी होगी। यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है सलाह दी होगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है, क्यों? उत्तर में हम लिखेंगे जंक फूड में उच्च शर्करा वसा की मात्रा अधिक होने पर कैलोरी तो उच्च होती है, परंतु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अन्य अवयवों जैसे प्रोटीन, खनिज, विटामिन तथा आधारी रेशों का अभाव होता है, अतः इन्हें अस्वास्थ्यप्रद कहा जाता है या कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, विभिन्न शारीरिक गतिविधि करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट वसा में हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, घी, तेल, मक्खन आदि। प्रश्न नंबर 7 है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपमान से जाना जाता है? इसके कोई 2 जंतु स्रोत के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक करते हैं, इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन के प्रमुख जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई 2 स्रोत लिखिए। उत्तर में है हमारी अस्थियों दांतों को मजबूत बनाए रखने से में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रमुख स्रोत दूध, सोया, दही, पनीर, पालक आदि हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों? उत्तर में हम लिखेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ESSAI भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 पर, जहाँ प्रश्न नंबर आपसे पूछा है कद्दन मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कद्दन खाने से शरीर के पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं पूरी हो सकती है? उत्तर में हम लिखेंगे कद्दन विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के स्रोत हैं, इसलिए स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है। यह हमारे संतुलित आहार में योगदान देता है। केवल कद्दन खाने से शरीर के पोषक संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। संपूर्ण पोषण के लिए फल, सब्जियां, दूध, दही भी भोजन में शामिल करना आवश्यक है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें रानी के मोजे पर
तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर में हम लिखेंगे दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई। हो सकता है दुपट्टा सूती या रेशमी कपड़े की हो और शिक्षिका ने उस पर स्टार्च लगाया हो। रानी के मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि उसके मोजे सिंथेटिक फाइबर से बने हों। अब प्रश्न नंबर 12 है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सूचीबद्ध करें। हमें प्रयोगशाला में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर में हम लिखेंगे प्रयोगशाला में परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले रसायनों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। किसी भी रसायन को तब तक ना छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अगर कोई रसायन शरीर के किसी भाग पर गिर जाए तो उस भाग को पानी से धो लें। नंबर 4, किसी भी रसायन को चखने या सूंघने का प्रयास ना करें। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस ग्लोबल ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आपकी जितनी भी MP बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, उन सभी एग्ज़ामों का पेपर सोल्यूशन दिया जाता है। साथ ही साथ IMP क्वेश्चंस भी आपको बताए जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट भी बताएं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलूथर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई है? जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी उसका नाम भी लिखिए। उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे कोलूथुर गोपालन ने विभिन्न भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संतुलित की। उनके इन प्रयासों में परिणाम स्वरूप देश के सहकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में संतुलित आहार उपलब्ध कराया गया। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण रखा गया। अब प्रश्न नंबर 14 आपको दिया हुआ है, ध्रुवी भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है, कैसे? उत्तर हम लिखेंगे ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है तथा शीत निष्क्रियता के समय भालू को बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित खनिज विटामिन के कार्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभाज्य रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने तालिका बना रखी है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। विटामिन B1 में लिखेंगे हृदय को स्वस्थ रखने एवं शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायक है। फलियाँ, बीज, दही एवं संपूर्ण अनाज हो जाएगा। अभाज्य रोग हो जाएंगे बेरी। और लक्षण है हाथ पैरों में झंझनाहट, सांस में लेने में परेशानी, शरीर में सूजन। विटामिन में लिखेंगे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। आंवला, अमरूद, नींबू। स्कर्वी विटामिन यहाँ लिख सकते हैं विटामिन C। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। नंबर 3, आयरन, रक्त निर्माण में सहायक। हरी पत्तेदार सब्जी, चुकंदर, अनार। खून की कमी या एनीमिया, दुबलता एवं सांस लेने में कठिनाई। अब प्रश्न नंबर 16 बच्चों आपको दिया हुआ है, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेली धब्बा बन जाता है। यहाँ तेली धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश कैसे दिखाई देगा? उत्तर में हम लिखेंगे कागज पर बना तेली धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा, तेल या मक्खन की उपस्थिति दर्शाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17 है, शरीर के समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे शरीर के समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन तथा आहारी रेशों व जल का उचित मात्रा में समावेश होना चाहिए। ऐसा आहार जिसमें यह सभी तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य। इस कथन की
पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम संतुलित आहार लें, उचित व्यायाम करें तथा पर्याप्त नींद 7-8 घंटे लें, या जहाँ तक हो सके जंक फूड से परहेज करें। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा हम बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे और हमारा जीवन खुशहाल व सुखी रहेगा। कहा भी गया है कि स्वास्थ्य ही परम धन है, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या क्या चरण है? खाद्य मील को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में हम लिखेंगे खेत हमारी थाली तक पहुंचने में अनाज को एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। सबसे पहले किसान खेत में गेहूं या अन्य खाद्य उगाता है। फसल पक जाने पर अनाज की मंडाई एवं ओसाई की जाती है। फिर इसे भंडारित करते हैं। भंडार गृह से अनाज को पीसा एवं पैक किया जाता है। इसके बाद इसे खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता है। खुदरा दुकानों से हमारे घरों में आता है। घर में हमारी माँ बहनें इसे पकाकर हमें थाली तक पहुंचाती हैं। इसके बाद पकाकर हमारी थाली तक पहुंचाती है। खाद्य मील को कम करने से परिवहन की लागत एवं प्रदूषण कम होता है। स्थानीय किसानों की व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है तथा हमें ताज़ा एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य शीघ्रता से मिलता है। अब प्रश्न नंबर 20 हम देखेंगे। स्वाति को रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने के लिए सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। वह किस अभवाजन्य रोग से पीड़ित है? तो हम लिखेंगे रतौंधी या दृष्टिहास से। नंबर दूसरा है उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उत्तर में हम लिखेंगे उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। नंबर 3 पे कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। हम लिखेंगे गाजर, पपीता, आम, दूध एवं उससे बने पदार्थ। प्रश्न नंबर 21 है सूरज के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर में हम लिखेंगे चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली दी क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। नंबर 2, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी क्यों दिया? उत्तर में लिखेंगे दूसरी बार कैल्शियम के साथ विटामिन डी सिरप इसलिए दिया क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषणों में सहायक होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। नंबर 3, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर लिखेंगे हमारे मन में यह सवाल उठा कि अगर विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है तो चिकित्सक ने पहले ही कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप क्यों नहीं दिया। प्रश्न नंबर 22 से आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों, किसे पसंद नहीं करेंगे और क्यों? तो यहाँ आपको कुछ पदार्थ खाने के लिए दिए जाएंगे। आप किसे पसंद करेंगे, किसे पसंद नहीं करेंगे, तो यह आपको कारण बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे पोषण की दृष्टि से हम ताज़े फल, अंकुरित अनाज एवं इडली सांभर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषण तत्व मौजूद हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एवं कुरकुरे लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। इनमें शर्करा एवं वसा की मात्रा अधिक होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होते। इसके अधिक सेवन से मोटापा एवं अन्य शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 23 है निम्न के कारण लिखिए। मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? उत्तर में हम लिखेंगे ग्लूकोज का पानी ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर को हाइड्रेट रखता है। चूँकि मैराथन धावक दौड़ के समय अपनी ऊर्जा को खर्च करता है और स्वयं को थका व कम ऊर्जावान अनुभव करता है, ग्लूकोज युक्त पानी शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर ख है सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे में भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं?
उत्तर में हम लिखेंगे सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू पसंद किए जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे परियोजना कार्य प्रोजेक्ट एक में बच्चों आपको दिया हुआ है आपके द्वारा साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का विवरण दीजिए। तो सोमवार के दिन हम लेंगे पोहा, जलेबी एवं दूध, दाल, चावल, सलाद। उपस्थित पोषक तत्व, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन्स। मंगलवार को हम लेंगे पूरी सब्जी, राजमा चावल, फल। इसमें कौन से तत्व हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज, लवण। बुधवार के दिन हम लेंगे ब्रेड, मक्खन एवं लस्सी, सब्जी, दही एवं रोटी। उपरोक्त सभी तत्व हैं, इसमें सभी जितने भी प्रोटीन पोषक तत्व सभी हैं। गुरुवार में इडली, सांभर, छोले, चावल, रायता, इसमें भी उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी ऊपर हमने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, वो सारी लाइनें आपको यहाँ लिखना है। शुक्रवार को आलू पराठा, दही, मटर पनीर, रोटी, चावल। शनिवार अंडा, ब्रेड, दूध, दाल, सब्जी, रोटी। अब इसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर 2, आपके द्वारा खाए जाने वाले कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में पैकेट युक्त खाद्य पदार्थों का अवलोकन कर उनके ऊपर लिखी गई पोषण संबंधित जानकारी को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमने तालिका बना रखी है, इस तरीके से ही आपको तालिका बनानी है। खाद्य पदार्थ का नाम लिखेंगे, ऊर्जा लिखेंगे, फिर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारी रेशे और अन्य। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 3, उन जंक फूड की सूची बनाइए जिन्हें आप प्राय खाते हैं। अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इन सूचियों के आधार पर अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाव करें। उत्तर हम लिखेंगे कुछ प्रभुत्व जंक फूड की सूची इस प्रकार है: बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, केक, फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग, चिप्स, कुकीज़, कैंडी, कुरकुरे, डोनट्स, मैगी, मोमोज, समोसे, कोल्ड ड्रिंक आदि। बच्चों इसके एप्लीकेशन के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए आप अपने स्कूल विद्यालय के टीचर जो भी हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो पत्र लिख सकते हैं या फिर आपका इतना ही भी आंसर काफ़ी रहेगा। आज की इस वीडियो में आपका ये अध्याय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अध्याय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं जहां आपको इसके बाद के अध्याय की भी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।